अजीज दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। आज हमारे साथ हर दिल अजीज शख्सियत तारिक फत्ता भाई हैं। तारिक फत्ता भाई विटनेस हैं योम सरेंडर के, क्योंकि उस वक्त वो एक्टिव जर्नलिज्म में थे और बड़ा चीजों पे उनकी उस वक्त की नजर थी। तो आज और तारिक भाई उस मार्शल रेस से भी ताल्लुक रखते हैं, जिसको ने कहा था कि दुनिया की सबसे बहादुर रेस मार्शल रेस है। तारिक भाई, सलाम अलैकुम, नमस्ते, थैंक यू फॉर नमस्ते। जॉइनिंग अस सर। क्या हाल है जनाब? आज तो आपके लिए बड़ा मुबारक दिन होगा, पाकिस्तानियों के लिए। जी, पाकिस्तानियों के लिए, पंजाबियों के लिए फखर का दिन है कि नहीं, ये मुझे इसकी आवाज। उर्दू बोलने वाले भी नाच रहे थे जब सर, बंगालियों का कत्लेआम हुआ। पार्टनर इन क्राइम थे, पंजाबियों का सबसे बड़ा पार्टनर इन क्राइम उर्दू बोलने वाले हाँ मुहाजिर हाँ थे। हाँ हाँ, पंजाबी भी तो उर्दू ही बोलते हैं ना। उनको अपनी मादरी जबान से तो शर्मिंदगी है। वो अब नवाज शरीफ की बेटी कुछ थोड़ा पंजाबी बोल रही है तो ऐसा लगता है बाइज्जत जबान है, वरना आम पंजाबी तो बड़ा शर्मिंदा फील करता है कि ये मैंने किस जबान में बात कर ली, ये तो लोग कहेंगे मैं अनपढ़ हूँ। तो खैर उस बात को जाने दीजिए। इसीलिए वो उर्दू बोलने वाले कहते थे जब पंजाबियों ने हमारी जबान को गले लगा लिए तो बंगाली क्यों नहीं लगा रहे। तो बंगालियों ने कहा कि हमारी तारीख है जंग लड़ना दुश्मनों से, उनकी तारीख है दुश्मन को कहना कि दिल्ली दूरस्थ नहीं है, वो उस पार है, चले जाओ। तो हर 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 इन्वेडर को वेलकम किया पंजाब ने, तो क्या कहें। तारिक भाई, ये बताएं कि ब्रिटिश तो कहता था कि ये मार्शल रेस है, ये बहादुर फोर्सेस हैं। तो क्या आप जानते हैं तारीख में किसी ने इस हद कोई तक क्या हो, कोई मार्शल रेस नहीं होती है। कैसे हो गया? बगैर लड़े उन्होंने हथियार डाल दिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। देखें, ये समझिए कि उनको आ, ये लगता था कि हम एक भूखे लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना, सानू की तैनू की मैनू की। दे in the end the Pakistan army just had contempt for Bengalis, which they always had, जो जिन्ना साहब ने भी बंगालियों को यूज किया 1946 में। ये आप देखिए कि कहीं पे भी इन्होंने कलकत्ता चुन के कहा था कि यहाँ हिंदुओं को मारो। तो एक हेट्रेड, फिर उनका रंग जरा सांवला है तो उनसे नफरत, फिर वहाँ बड़े बड़े दानश्वर टैगोर जैसे पैदा हुए, उससे कंपैरिजन करना। आपके जो पंजाबी दानश्वर थे जिनको आप जो पैसा दे देते थे वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी कहते थे, और चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा, वो भी वही आदमी कहता था। तो आई थिंक देयर वाज अ कंप्लीट कोलैप्स इन द फाइटिंग स्पिरिट, एंड दे वर सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स। ढाका के अंदर उन्होंने एयरबोर्न ट्रूप्स उतार दिए थे। वो एक दिन पहले कह रहे थे जनरल न्याजी के ओवर माय डेड बॉडी, और दूसरे दिन वो और जनरल अरोड़ा से कह रहे थे कि यार ताश पत्ते दो कुछ। वो फिल्म कौन सी थी, वो देखनी थी उन्हें बहुत। तो दिस वाज बेसिकली मर्सनरी आर्मी जो अंग्रेज पहले वहीं से रिक्रूट करता था ना, पंजाब से, चाहे वो सिखों को करे या मुसलमानों को करे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आजकल नेटफ्लिक्स पे या प्राइम पे भी एक है, द ग्रेट वॉर, उसमें भी देख लीजिए। तो ये पंजाब का एरिया, उसका कोस्ट लाइन से कोई ताल्लुक कभी भी नहीं रहा। लेकिन जब अमेरिकन सिविल वॉर हुई है तो ये कराची से कॉटन आना शुरू हुआ है ब्रिटेन की मिल्स को। तो पहली बार पंजाबी जो जाना शुरू हैं वेस्ट को, इधर एज सोल्जर्स, और मेरे अपने दादा जो थे ही वाज इन द फ्रेंच आर्मी। तो दे वेंट बिकॉज इट वाज एन ओपनिंग फ्रॉम पंजाब टू द पोर्ट ऑफ कराची, एंड वहां से जहाज जाते थे लेके। इस पे बड़ी अच्छी नावल्स भी लिखे गए हैं। द रावी लैंसर्स एक किताब है बड़ी इंटरेस्टिंग, जॉन मास्टर्स की, वो पढ़ें लोग, जिसने भवानी जंक्शन लिखी थी, फिल्म भी बनी थी एक।
So the point was that they were in a territory, the Pakistan army, where they were hated, like they are hated everywhere else where they go. तो वहां उनका माल पानी खत्म हो गया था. कितनी औरतें रेप करेंगे एक वक्त में? ये पहली दफा था कि यूनाइटेड नेशंस ने कैंप खोले थे from women who had been raped and abandoned by their own families also. There were so many rapes done by Pakistani soldiers on Bengali women. तो ये तो देर है, अभी अंधेर नहीं है. अभी इनको और इनके जो बिग डैडी हैं सबक पढ़ाया था, इनको समझ में नहीं आया 72 में. ये इतने बेगैरत नेशन है कि ये जिस दिन पाकिस्तान टूटा है उस दिन आम तौर पे कराची और लाहौर और ये जगहों में, आपकी तो उम्र जरा कम है, पीपल वर सेइंग यार स्यापा मुक्का कुखे बंगाली दफा. देयर वाज नो ग्रीफ. मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे न्यूज रूम में कराची सन में मैं काम करता था. हम कुछ लोग तो वी वर वेरी हैप्पी, वी वर सपोर्टिंग द मुक्ति वाहिनी एट दैट टाइम. आबिद अली सैयद हैं और बाबर एयाज, ये सब लोग थे. बट जनरली लोगों का ये था, हमें जाने दो यार, भूखे नंगे बंगाली कहाँ से हमारी जान को आ गए. दे नेवर फॉर वंस रिकॉग्नाइज्ड कि पाकिस्तान वाज मेड बिकॉज बंगाल वोटेड फॉर पाकिस्तान. नोबडी एल्स वोटेड फॉर पाकिस्तान. ना पंजाब, ना सिंध, ना फ्रंटियर, ना बलूचिस्तान, यूपी, बिहार, बंगाल, मद्रास, बंबई, खास तौर पे उर्दू बोलने वाले, उन्होंने वोट दिया पाकिस्तान बनने के लिए. उन्होंने खूनरेजी की कलकत्ता 46 अगस्त 16 या 17 को. और वही कहने लग गए कि भाई हम वो दूसरे वाले के वो पाकिस्तान है, दफा हो जाएंगे यहाँ से. तारिक भाई, बांग्लादेश बन गया. बांग्लादेश बनने के बाद मुजीबुर रहमान का कत्ल हो जाता है और इसके बाद ज्यादातर हम देखते थे कि फौज वहां भी हुकूमत करती थी और हम पाकिस्तान नहीं, इसमें एक चीज रह गई है. जी. जब बांग्लादेश में पाकिस्तान फौज का सरेंडर हुआ तो बांग्लादेश के जो उस वक्त के एम्बेसडर थे इन द गवर्नमेंट इन एग्जाइल, उन्होंने बलोच लीडर्स और पश्तून लीडर्स के साथ लंदन में कॉन्फ्रेंस की और दे वर आस्क्ड कि आप डिक्लेयर करिए अपनी आज़ादी, नाउ इज द टाइम. लेकिन वली खान और ये बाकी लोग जो मीर बिज़न जो हैं कि पार्टी फैसला करेगी और ये करेगी, वो जो क्रूशल 2-3 दिन थे जिसके अंदर ये तमाम मुसीबतें ख़त्म हो जाती उसी दिन. कुछ इंदिरा गांधी की मेहरबानी से, कुछ भुट्टो साहब और उनकी बेटी की पर्सनालिटी और बाकी इंडिया मर मिटने के लिए तैयार हो गया बाप बेटी को देख के. उसके बावजूद वरना द केस वुड हैव बीन क्लोज्ड. So those meetings, it has been written about, मेरे पास डिटेल्स हैं यहाँ पे. This didn't take place, and that was an opportunity for the Indians and for the rest of Pakistan to make sure कि पाकिस्तान बनाने वालों ने जब कह दिया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो बाकी ये कौन रह गए हैं? पंजाब ने तो मुस्लिम लीग को हराया था, गवर्नमेंट ही नहीं थी मुस्लिम लीग की इन लाहौर. वहाँ यूनियनिस्ट थे. सिंध के अंदर अल्लाह बख्श सुमरो, जिसका कभी आपको जिक्र भी नहीं आएगा, वो उनको सड़क पे गोली मार के मारा था. जीएम सैयद से गलत बात कही गई थी कि इट विल बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट विद इन पाकिस्तान. खान कलात को धोखा दिया. वहाँ गफ्फार खान को अरेस्ट करके फिर बाबरा में मैसेकर हुआ. 600-700 आदमी को उनके पीछे दरिया और सामने पाकिस्तान की फौज. 600 to 700 people were killed. ये तो 47 की मैं बात बता रहा हूँ आपको. तो ये बाद में जो कुछ हुआ इसकी तो वी हैव इरेज्ड हिस्ट्री. और ना इंडियंस को पता है, पाकिस्तानी तो खैर बताएंगे भी नहीं. लेकिन पार्टली द फॉल्ट इज ऑफ इंडिया अबैंडनिंग इट्स फॉलोअर्स. आप सोचिए, लाहौर में भी तो कोई कांग्रेस के लोग होंगे ना जो मुसलमान थे. जब पेशावर में होंगे, जब बलूचिस्तान में थे, जब सिंध में थे, तो बाकियों को तो आपने छोड़ के कहने दफा हो यहाँ से.
टू हेल विथ इट। वहां पे भी वही इंप्रेशन था कि उर्दू बोलने वाला जो है वो बहुत सोचते। आज भी आप कहीं दिल्ली में इधर उधर उर्दू बोलने लग जाइए, 5-6 लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि बहुत बड़ा फिलोसफर है, पता नहीं काम की क्या बात कर रहा है और ये उर्दू बोल रहा भैया, ये तो शेर भी लिखता होगा। देयर इज अ कलेक्टिव cultural imperialism that Urdu language imposed on the Muslims of northern India. Right up to Bengal fought against Urdu and therefore they were killed. 3 million. और 60s में ये आम होता था, नौजवान लड़के यूनिवर्सिटियों से कहते थे कि इफ यू हैव टू गेट अ प्रोस्टिट्यूट गो टू चिटगांग, 25 पैसे में मिल जाती है। ये गुफ्तगू होती थी नौजवान पढ़े लिखे पाकिस्तान परस्त लोगों को। दे थॉट ऑफ बांग्लादेश एज इफ इट वाज, मैं क्या कहूं, एज समबडीज बैकयार्ड। इज्जत नहीं उनको, उनको पता नहीं कौन है। इनमें आपने शेख मुजीब के साथ क्या किया। और then it comes back to what you were saying about the army. वहां भी coup हुए because the Pakistan ISI was there, it still is there. Pakistan intelligence is still operating in Bangladesh. आपको कभी मौका मिले तो आप एक गूगल करिएगा द 10 ट्रक केस, जो पाकिस्तान से फौजी मटेरियल जाता है इंडियन साइड पे त्रिपुरा और इधर उधर। ये चिटगांग से 10 ट्रक का केस था। ये सभी भूल जाते हैं ना, सबको पता, सबको ये मुसीबत होती कि अगली फिल्म कौन सी आ रही है कैटरीना की। तो वी आर नॉट सीरियस पीपल इन इंडिया और इन पाकिस्तान। वी रियली डोंट केयर कि हमारे बच्चे को नौकरी ठीक मिल जाए, हमारे पास पैसा हो जाए। बाकी जो बाइज्जत कौमें होती हैं वो अपना कल्चर हेरिटेज लेके दे स्टैंड अप टू इट। वाह, लेकिन वो ग्रीस से मशरिक में आप चलते चले जाइए, आपको मिलेगा ही नहीं कोई। सब ट्राइबलिज्म, मेडिवलिज्म, हमारी वो क्या कहते हैं मार्शल रेस। किस चीज की मार्शल रेस? वियतनाम ने हरा दिया अमेरिकियों को, वो मार्शल रेस है। एक 5 फुट का आदमी 6 फुट के 100 पाउंड का आदमी 200 पाउंड के आदमी को मार के गिरा देता है, आप कह रहे मार्शल रेस? एल्जेरियन मार्शल रेस थे जिन्होंने फ्रेंच को हटाया वहां से। मार्शल रेस कोई नहीं होती है। ये गुलेलों और तलवारों की लड़ाई थोड़ी है कि एक अब तलवार बड़ी तेज चला रही है वो, उसको ले आओ सामने, और वो घोड़े पे चला आ रहा तलवार लिए, ये थोड़ी होता है। तो जिन लोगों को आज तक मार्शल रेस का सोच है वो अब भी हैं, 2021 में नहीं है, वो 1921 में भी नहीं आए हैं। वो जब 1921 में आएंगे ना तो कहेंगे ओ या की होया, दे विल बी शॉक्ड। ये मोटरसाइकिल जा रही है, इन्होंने अभी तक बाइसिकल ही बनाई, मोटरसाइकिल कहां से इनको समझ में आएगी क्या हो रहा है। और जहां हो भी रहा है, बहुत तरक्की हो रही इंडिया में, वहां भी आपको गांव में तो गुर्बत ही नजर आती है ना। गुर्बत को कल्चर का हिस्सा बना देना, बोले ये हमारा कल्चर है कि कुछ लोग तो गरीब रहेंगे, वो भूखे मरेंगे, उनको मरने दो, बस हम जा रहे हैं मरीख पे, मार्स जा रहे हैं। तो दीज आर द रीजंस व्हाई वन ग्रुप ऑफ पीपल थिंक दैट दे आर सुपीरियर देन द अदर। कि मराठा जो हैं वो बंगाल 3 दिन में भागते हुए पहुंच जाते थे और जो बाकी लोग हैं वो नहीं कर पाते थे। दिस हैज बीन अ ग्रेट डिससर्विस टू द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें हम आप सब हैं कि हमें जहन में बता दिया गया कि यू आर डफर, आपकी कास्ट खराब है या आपका उसी से है ना, जात पात, शेख लगाते सैयद और रिजवी और नकवी, ये सब बताने के लिए कि हमारे अंदर जो खून है वो बड़ा मिक्सचर टॉप का चल रहा है, WD-40 डाला हुआ है और इसीलिए हमारी जो लुब्रिकेशन है ठीक है। इज दिस अ वे टू मेजर पीपल? आपने किया क्या है ये तो बता देना जरा। ये कोई नहीं बताने को तैयार। तारिक भाई, बांग्लादेश के में जब सरेंडर होता है, 93,000 फौजी उनके पास थे,
तो फिर शिमला में क्यों इंडिया ने वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हासिल नहीं किया? अक्सर ये कहा जाता है कि इंडिया टेबल पे हार गया शिमला में, क्या ऐसा सच है? बिल्कुल सच है, इंडिया हमेशा टेबल पे हारता है। आप ये देखिए कि जो पाकिस्तानी है, चाहे वो इस वक्त यूएन में है, बाहर है, अमेरिका में है, लंदन में है, कहीं पे भी वो फुल जोर से अपनी बात करने को, चीख पुकार करने को तैयार है। अभी वॉशिंगटन में जब मोदी जी आए थे तकरीर करने, इमरान खान भी था, तो जितने इंडियन एनआरआईज थे उन्होंने कहा हमें बसों में पहुंचा दिया जाए, जहां हम नारे वारे लगाने, हम पिंजरों में जाके बैठ जाएंगे। ये पाकिस्तानी इतने चालाक थे, इन्होंने कहा नहीं बस बस में नहीं, हमें ऊपर उतार दो ताकि हम खुद ही नीचे आएंगे। वो खुद जुलूस बन गया। इट वॉज रिमार्केबल। आई वाज सीइंग ऑल दिस एंड सेइंग माय गुडनेस, एक जगह डेडिकेटेड लोग वो गुंडागर्दी के उसमें, मुझे मेरे साथ 7-8 लोगों की झड़प भी वहां हुई थी, और बाकी लोग भागने के लिए तैयार हैं। टैक्सी कहां से मिलेगी, बस कहां से जा रही है, कोई गुजराती में कोई पंजाबी में बोल रहा है। लेकिन जो पाकिस्तानियों का एटीट्यूड था अग्रेसिव, आई वाज सरप्राइज्ड कि गुंडागर्दी की हद है ना, कि आप किसी को न्यूयॉर्क की सड़क में घेर के उसकी पिटाई करना चाहें, पुलिस खड़ी हुई है वहां पे, पीपल जस्ट, जो मेरे साथ 2-4 थे रैन। मैंने देखा था वो वीडियो, आपको बड़ा वो अप्रोच कर रहे थे और आप फिर भी उनकी तरफ वो बढ़ रहे थे। मैंने कहते थे, और मेरे साथ जो लोग थे भाग गए थे, ये मैं बता रहा हूं। ऐसा ही मैं देख रहा था बिल्कुल। वो पता नहीं किस चीज के उनके, मैंने कहा तेरा एमबीए नहीं खत्म होगा, तेरे वो कौन सा क्रीम लगाते हैं इंडियंस, फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली का भी नहीं कुछ होगा, डरते क्यों उतना? सो दिस इज द प्रॉब्लम। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ईस्ट पाकिस्तान में फौज को ये नहीं हुआ कि वो डर गई, उन्होंने कहा इन बंगालियों के लिए हम मर जाएं। The attitude was, why should we die for these people? और वो बात हुई कि जब ये सामने आए भुट्टो साहब शिमला के अंदर, तो इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी थी, और कोल साहब थे, और इंदिरा गांधी थी, और सारे जितने थे, they were so much infatuated with the glamour of the भुट्टोस के शिगार और स्नूकर खेल रहे हैं, और बच्ची इधर से उधर जा रही है, और they were so photogenic, they gave away everything. Bangladesh wanted 5,000 war criminals to be given to them to be tried. इंडिया said no, जाने दो, इन पाकिस्तान को दे दो यार, ये तो बड़े मजेदार लोग होते हैं। ये आज भी होता है, जाके लाहौर से बिरयानी खा आता है, वो 3-4 महीने तक बोलता ही रहता है पाकिस्तानी कितने अच्छे हैं। आपने भी देखा होगा, कहते नहीं बिल्कुल भाई भाई हैं। वो जब छुरी चलाता है काफिर पे, तब भाई भाई खत्म हो जाता है। सो this was a major mistake done by Mrs. Gandhi, and it still is done, because मैंने आपसे कहा ना कि उर्दू जो भी बोलता है आधा इंडिया समझता है, ये बहुत बड़ा पीएचडी है, उर्दू बोल रहा है भाई, वरना अगर ये अनपढ़ होता तो हिंदी बोलता। इट इज अ टेरिबल मेस। और ये 1947 में जिन एक ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स कैप्चर 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। एक जगह मौलाना आजाद, दूसरी जगह मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना। एक कहता था कि यहीं बैठ के हिंदुओं को खत्म कर सकते हैं, और दूसरे का आइडिया था कि नहीं, अलग से बनाएंगे और फिर हमला करके हिंदुओं को खत्म करेंगे। मौलाना आजाद डिड नॉट अलाउ टीचिंग ऑफ एनी इंडियन हिस्ट्री। 3-4 इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर्स मुसलमान रह चुके हैं। इंडिया में आप किसी से पूछिए करकोटा डायनेस्टी क्या है, उनको खाक नहीं पता होगा, उनको राजा दाहिर का नहीं पता, उनको मुल्तान का नहीं पता कि क्या वहाँ सोने के जो स्टैचूज थे उनसे क्या बार्गेनिंग होती थी, कहाँ खिलजी पहुंचा, कहाँ वो ये जो आया था गजनवी, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ये भी नहीं पता अयाज था कौन। थोड़ी सी तो रिसर्च कर लें भाई लोगों, क्या हो रहा है। बट इट्स टेरिबल। एंड
not till Pakistani disintegrates will this happen. And उसके बाद भी I think इंडिया पे जो जिम्मेदारियां हैं वो इंडियन ब्यूरोक्रेट्स के काबिल नहीं है, वो नहीं कर सकते कुछ भी, वो बांग्लादेश नहीं बना सकते दूसरा एक, क्योंकि I don't see that spirit. और वो भी इंदिरा गांधी का था जिसने इंटरनेशनली जाके she created a chaos के ना जॉर्ज हैरिसन ने बांग्लादेश न्यूयॉर्क में गाना गाया, पूरा लिखा, तो those were remarkable days. अब आप देखिए कि प्रॉमिस करने के बाद भी बलूचिस्तान के अंदर हालांकि almost the entire population is against Pakistan, but India cannot do anything about it because I don't think they know too much about it. पाकिस्तान चीखता रहता है कि इंडिया के लोग घुसे हुए बलूचिस्तान, उनको पता चले कि कोई भी नहीं घुसा हुआ। वो बेचारे हमारे लोग, बच्चे खुद ही लड़ रहे हैं, खुद ही मर रहे हैं, खुद ही गायब हो रहे हैं, बीवी बच्चे बैठे हुए उनके। It's a big tragedy for Balochistan. Bangladesh was lucky. तारिक भाई, बांग्लादेश लकी था, बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश में आईएसआई इन्फिल्ट्रेशन करती रही, लेकिन 2011 में 2012 में हमने देखा कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत आती है, उन्होंने जमातियों को हैंग भी किया है, वार क्राइम भी बनाए। लेकिन आज भी मैं देखता हूँ, जैसे यहाँ मेरे घर के पास बंगाली बहुत रहते हैं, टैक्सियां चलाते हैं, तो कभी मैं उन टैक्सी में बैठ जाता हूँ तो पूछते हैं कहाँ से, मैं कहता हूँ पाकिस्तान से। तो लेकिन मैं जब कहता हूं कि मैं पाकिस्तान से हूं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को जब मैं गालियां देना शुरू करता हूं तो वो कहते हैं नहीं, वो हमारी मुसलमान आर्मी है और हमें तो इंडिया, हमारे मुल्क पे तो इंडिया का कब्जा है। तो इस तरह क्या वजह है कि बंगाली आज इंडिया से इतना प्यार नहीं करता जिसने इनको आजादी दिलाई, इस कत्लेआम से आजादी दिलाई, क्या वजह है? ये कुछ हमारा अपना स्ट्रक्चरल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है मुसलमानों का, कि हम किसी उस शख्स को जो सच और प्रिंसिपल पे लड़ रहा हो उसका साथ देते हुए बहुत घबराते हैं। हम मुआविया और यजीद के फॉलोअर हैं। एक वो शख्स जो प्रॉफिट मोहम्मद का दुश्मन था, उसने जाके खिलाफत बना ली, उसके बेटे ने दमास्कस में मक्का मदीना अबैंडन कर दिया। हमें आज तक किसी से सुना आपने कि पीपल आर अपसेट एट दैट? दे फॉलो हज्जाज बिन यूसुफ नेफ्यू, वो जो सिंध मोहम्मद बिन कासिम, बांग्लादेश में भी वो हो ये रहा है कि वर्ल्ड वाइड द फाइट अगेंस्ट इस्लामिज्म हैज बीन अबैंडन्ड। कोई ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसमें डरपोक हैं लोग, इसमें सेल्फिश हैं, अनप्रिंसिपल्ड हैं, और जो करते हैं क्रिटिक वो हेट्रेड के रुख में चले जाते हैं। आपको किसी फैशिस्ट आइडियोलॉजी पे, सियासी है ना इस्लामिज्म का, इस्लाम से बहुत कोई ताल्लुक ही नहीं, वरना ये जो है आपके मुस्लिम ब्रदरहुड, इनका इजाद किया वो वर्ड है ना अल इस्लामिया। हमने तो नहीं कहा उनको जाके कि आप इस्लाम की जगह वर्ड अल इस्लामिया कहें। तो ये अल इस्लामिया क्या है? ये इस्लाम का इस्तेमाल है सियासी पार्टी बनाने में, जिसके नतीजे में आपकी पुराने जमात इस्लामी होती थी, या अब तो हजारों ऐसे ग्रुप हैं, हर किसी ने ठेका लिया हुआ है। सो वी हैव बिकम अकस्टम्ड टू नॉट बीइंग प्रिंसिपल्ड, but rather channeling up whatever we feel into anger and play the victim card. हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। इंग्लैंड में रह के 50 साल के बाद भी उनको वेस्टर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से कोई ताल्लुक ना हो, वो अब भी चाहें कि अपना सलमान रुश्दी का कत्ल कर दिया जाए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जो 100 साल अतातुर्क की आइडियोलॉजी के बाद भी
लोग इलेक्ट करें एर्तुगाल को, एर्तुगाल नाम है या एर्दोगान नाम है, क्या है उसमें? वो आजकल तो तुर्की के ड्रामे हैं कि नाम बदल, बट एनीवे लुक एट इट कि उसकी सभी 100 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द अतातुर्क रजीम को वो डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है कि 2023 में जो उसकी सेंटेनियल है वो ना हो पाए। ईरान जैसा मुल्क जहां लोग जाते थे एंड दे वुड कम इनलाइटेंड बाय मीटिंग देयर पीपल, और किसके अच्छी बोलने वाले, अच्छी शायरी, अच्छा खाना, इट हैज बिकम हेल। पाकिस्तान जो कराची के अंदर बताइए कि लबनानी रहते थे, आर्मीनियंस रहते थे, यहूदी रहते थे, 42% आबादी हिंदू थी, वो जहन्नुम बना दिया आपने आते के साथ ही। हाथ में लोटा मुंह में पान, बस लेके रहेंगे पाकिस्तान, और उर्दू नाफिज कर दी कि लोग मेमनी और गुजराती बोलने में शर्मिंदगी फील करते हैं इन अ सिटी बेस्ड ऑन दैट लैंग्वेज। तो आपने तो कैरेक्टर जो है वो लूज कर दिया है, कोई स्पाइन नहीं रही आपकी। अरब वर्ल्ड को देख लीजिए, ईरान को देख लीजिए, लोगों की जिंदगी हराम करने के लिए हर रास्ता हम चुन लेते हैं। कहीं मुस्कुराहट भी आ जाए तो कहते हैं अरे हदीस में लिखा है कि हंसो मत। आपने सुना होगा, खिलखिला के नहीं हंस सकते आप, बस मुंह पे हाथ रखे कर रहे हैं। These are people who hate joy. तो हम कैसे कुछ कर पाएंगे जब सच की इबादत नहीं कर सकते? एंड में तो अल्टीमेट ट्रूथ, अल्टीमेट गॉड जो भी है, इट इज ट्रूथ, सच, और उसके सिवा कुछ भी नहीं। तो वी डोंट बिलीव इन दैट। तारिक भाई, तो फिर ये बताएं, अभी आपने जिक्र किया कि कराची में क्या हो रहा है, तो सिंधु देश जो कि आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि भारत के नेशनल एंथम का हिस्सा है, सिंध विदाउट सिंध हिंद इज नथिंग, जी, कैसे सिंधु देश बनेगा? क्या करना चाहिए सिंधियों को? क्योंकि मुहाजिर तो आप देख रहे हैं कराची में जितने बैठे हैं वो फौजी पार्टियां हैं हाँ हाँ। और छोटे हैं, तो किस तरह क्या होगा? सिंधु देश कैसे बनेगा? देखिए, ये बलूचिस्तान बनेगा तो सिंधु देश भी बनेगा, वरना आपके जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने सिंधी नेशनलिज्म को जितना नुकसान पहुंचाया किसी ने नहीं किया। यू नो ही इज इन्वोकिंग ऑफ इस्लामिज्म। ये हैं करने वाले इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ये हैं अपनी सीरिया के अंदर इनको ज्यादा दर्द हुई थी कि इजराइल के साथ क्या हो रहा है। तो ये मुस्लिम पैन इस्लामिज्म, तो ये सब इकबाल, जिना और ये सारे जो लुच्चे लफंगे थे, जो दारू पीते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, ये उनका धर्म है। उनको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद कहने की जरूरत है। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। अब सिंध के अंदर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी जीएम सैयद के जमाने की, it could not get politicized for the simple reason कि Sindh itself was not in the position after the exodus of all its Hindu population, जो largely urban population थी, traders थे, एक गैप आया जिसको उर्दू बोलने वाले महाजरों ने फिल कर लिया। यानी मीरपुर खास, हैदराबाद, सक्खर, ये सारे सिटीज जो थे, थरपारकर तक, अपना वो जो अमरकोट है वहां तक, they became Urdu speaking cities, or the language Sindhi was banned in 47। आप सिंधी नहीं बोल सकते थे, it was eliminated। तो उससे रिकवर नहीं कर पाएंगे। और लीडरशिप पुअर इसलिए रही है कि ये तो जीएम सईद की फॉल्ट है कि उन्होंने वोट दिया ना पाकिस्तान को। एक ही वोट से बना है ना पाकिस्तान, सिंध का, जीएम सैयद का, कि उन्होंने कहा कि हमारे लाहौर रेजोल्यूशन कहता है कि इट विल बी, पाकिस्तान विल बी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी उसमें 4-5 आजाद मुल्क होंगे जैसे यूरोपियन यूनियन है। उन्होंने कहा ओके। अरे भाई, तुमने ट्रस्ट कर लिया उन लोगों को जो कभी आए नहीं सिंध में। गांधी स्टेट गेव मोर टाइम इन कराची देन मोहम्मद अली जिन्ना। हमारे तो जूलॉजिकल गार्डन गांधी गार्डन कहलाते थे। तो
बहुत एक जो ये एरिया है जहां हिंदुस्तान के मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, दे वर फंडामेंटली बैकवर्ड, लेस industrialized. Therefore, the populations were living in a medieval mindset. उम्मत इस्लामिया जो है वो आपको तमिलनाडु और केरला में इतनी नहीं मिली 47 में, जितनी आपको बैठे हुए सिंध के अंदर आपको मिल गई, या यूपी और बिहार खास तौर पे। उन्होंने तो तबाह कर दिया पूरा पाकिस्तान के लोगों की कल्चर, मजहब, तौर तरीके, खाने, एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड। तारिक भाई, आज से 3-4 साल पहले एक बार श्री नरेंद्र मोदी जी ने बलोचिस्तान का जिक्र कर दिया था तो बलोच खुश हो गए। इसके बाद तो कोई जिक्र भी नहीं करता, तो कैसे फिर बलोचिस्तान, कब तक ये बेचारे लड़ेंगे? एक प्रोफेशनल आर्मी है, पूरे पाकिस्तान का रिसोर्सफुल कंट्री है, उसका बजट है, कैसे आजादी मिलेगी अगर हिंदुस्तान बलोचिस्तान के लिए कुछ नहीं करेगा? तो हिंदुस्तान में माशाअल्लाह को 2-3 करोड़ क्लर्क भी तो है ना, जो ऊपर से लेके नीचे तक फाइलों पे बैठे होते हैं। इंडियाज बिगेस्ट कर्स, माय फीलिंग इज, इट्स ब्यूरोक्रेसी। और ना कोई समझता है कि उनके फेवर में क्या हो रहा है, ना अगेंस्ट कर रहे हैं। दे आर, आई थिंक लाइक एनी ब्यूरोक्रेसी, दे आर मोर इंक्लाइंड के इसमें साडा की बनेगा, हम कब कहाँ रिटायर होंगे, हमारे रिटायरमेंट का घर क्या होगा। दी होल कंट्री इज ऑब्सेस्ड विद दैट। आप दिल्ली बंबई जाइए, आप देखिएगा सारे बच्चे सारी रात वो एग्जाम दे रहे होते हैं या उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो AICS का एग्जाम है, कि नौकरी पक्की मिल जाए कहीं अच्छी से। द विजन ऑफ व्हाट इज हिंदुस्तान, व्हाट इज भारत इज लैकिंग। और वो डर गए कि ये तो लोग कहते हैं हिंदुत्व, तो हिंदुत्व तो बहुत गलत चीज हो गई, और वो गलत हो गई तो चलो छोड़ो, हम न्यूयॉर्क टाइम में आर्टिकल लिख देंगे अगेंस्ट इंडिया। यानी एक शख्स, अमेरिकन प्रेसिडेंट, कहता है कि मैं अमेरिका के स्कूलों में इस्लाम इंट्रोड्यूस करूंगा। उसका नतीजा क्या होता है कि मोस्ट इंडियन अमेरिकन कहते हैं जिंदाबाद। मुझे आप बताइए कि डज इट मेक सेंस? नहीं, वो जो थी, वो उनकी वाइस प्रेसिडेंट है, वो इडली खाती थी, धड़ाधड़ लोगों ने वोट डाल दिए उसको। और जो साथ में पाकिस्तान आपका बेड़ागर कर रहा है, उस पे आप टेररिस्ट स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर का इल्जाम तक नहीं लगा सकते। गवादर में क्या हो रहा है, चाइना कैसे ऑक्यूपाई कर रहा है पाकिस्तान को, कैसे इंडिया को घेरे में लिया है। और आपने पता नहीं पढ़ा हो ना पढ़ा हो, चाइना की फौज ने ट्रेनिंग, विंटर की ट्रेनिंग कनाडा में ली है। अच्छा, हाँ, अब मैंने जो कॉलम दिया है, मैंने कहा ये किस मुल्क से विंटर की ट्रेनिंग है? क्या वियतनाम से लड़ाई में विंटर ट्रेनिंग आएगी, या बर्मा से, या कैम्बोडिया से, या किससे, जापान से लड़ाई हो रही है, ताइवान से हो रही है? जो विंटर वॉरफेयर की ट्रेनिंग आप कनाडा में कर रहे हैं, तो इंडिया से ही लड़ेंगे ना आप, हिमालय में। ये लीक हुई है खबर, छपी है यहाँ पे, मैंने अभी तक इंडिया का कोई रिएक्शन नहीं देखा उस पर। इंडिया कुछ तो कहेगा ना कनाडा को कि आप चाइना को मिलिट्री ट्रेनिंग का अड्डा बना के रखा हुआ आपने, कि वो लद्दाख से पहले वो जो अटैक हुआ, वो टाइम टेबल देखिए, वो सारी चीन की फौज कनाडा के अंदर ऊपर नॉर्थ में जाके हार्ड विंटर ट्रेनिंग कर रही थी। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कनाडा की कहती इनको बाहर निकालो, और प्राइम मिनिस्टर कहता है क्यों निकाला? अब तक पाकिस्तान का होता 6,000-7,000 आदमी तो सड़क पे निकल आता ना। तो ये फर्क है, एंड दिस हैज टू बी डन। मोदी जी अकेले क्या करेंगे? आपके वहां बड़े बड़े कॉमरेड पड़े हुए कम्युनिस्ट पार्टी के, जो जमात इस्लामी को सपोर्ट करते हैं। मैंने ऐसे कम्युनिस्ट जिंदगी में नहीं देखे जो सुबह शाम तक अल इस्लामिया की वो फाउंडेशन स्टोन बने हुए।
ये रेड और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है, इस इज द अल्टीमेट, यानी सारे जो जिहादी हैं उनको जस्टिफिकेशन मिल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी से। ये हबीब जालिब वालिब अपनी कब्रों में क्या कर रहे होंगे? जिंदा तो नहीं है कहीं? ये बड़े बड़े लोग इत्तेजा, ये वो जो लेबर लीडर थे अपने, लाल खान कौन नहीं था सर? ये हालत हो गई है कि वो हमारे दोस्त जो हैं किसान लीडर्स, वो समझ रहे हैं कि इंडिया में किसान लड़ रहे हैं। अरे वो लैंड ओनर है भैया, वो जमींदार है, और पाकिस्तान के कम्युनिस्ट किसान उनके साथ लगे। बताइए मुझे, ये कोई सोच सकता था कि मर्सिडीज के अंदर भी किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हो और उसमें फिर खालिस्तान इन्वॉल्व हो, ये सब हो? तो इंडिया के पास बेतहाशा अपने प्रॉब्लम है, वो हमारे प्रॉब्लम पे कहाँ देखेगा। लेकिन हम क्या करेंगे? ये जो इस वक्त सियासी मूवमेंट पीडीएम की है, दिस इज अ वेरी, इट गिव्स मी होप, क्योंकि नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने कहा लाहौरियो, उसने नहीं कहा लाहौर वालों। वो वाहिद पॉलिटिशियन है जिसने अपनी मादरी जबान की इज्जत की है, और ये बहुत बड़ा सा चेंज है पूरे इसमें कि हिंदुस्तान से दुश्मनी और उसकी जबान सब पे लगी हुई है, टाप लगी हुई है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन पर वहां जो है जबान वो हमारी है। सो वी आर अ वेरी बिजार पीपल। सिंधु देश कहाँ, वो सिंधियों से मैंने पूछा इससे पहले तुम्हारा टेक्स्ट क्या होता था भाई? तो वो तो हिंदुओं के पास था, वो ले गए सारा। अरे ये सिंधी जबान में राजाधार किस जबान में लिखता था? There is no recognition that this alphabet has been imposed by the Arabs. 5000 साल पुरानी जबान तो है ही ना, मोहनजोदारो से चली आ रही 2500 BC है। खुदा के वास्ते कुछ तो सोचो। बट आई थिंक द एब्सेंस ऑफ रैशनल थॉट, और ये कि शायद हम गलत भी हो सकते हैं, ये मैं हर वक्त अपने ज़हन में रखता हूँ कि जो बात कर रहे हो सकता बिल्कुल गलत हो। कोई जो कहेगा गलत है तो वन शुड वेलकम दैट कि भाई ये तो क्या बकवास कर रहे, लेकिन बात ही नहीं होती है कोई कि पाकिस्तान में 100% पंजाबी अपनी मादरी जबान में इलिटरेट है। ये कैसे मुमकिन है? दुनिया में आप बताइए को हो है सबसे बैकवर्ड कंट्री में भी अपनी जबान की लिटरेसी 5-10% तो होती है ना। यहां 0% है। को पंजाबी लिख ही नहीं सकता, उन्हें आइडिया ही नहीं कि इसका स्क्रिप्ट क्या है। गुजरातियों को तो पता है ना कैसे लिखते हैं, सबको पता है, बंगालियों को पता है, बट नॉट हियर। सो अनलेस वी आर व्हाट वी आर एंड रिकॉग्नाइज आवरसेल्व्स, तो दूर की बातें, आज नहीं तो 100 साल बाद पाकिस्तान टूटेगा, 50 में टूट जाएगा, क्योंकि एक आर्टिफिशियल कंट्री है। ना पहले था पाकिस्तान, ना बाद में होगा पाकिस्तान। लफ्ज ही देखिए कितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा है कि हम खुद कह रहे हैं हम पाक हैं। दुनिया के कोई लोग ब्लैक बोर्ड पहन के नहीं घूमते कि हमको देखो हम पाक हैं एकदम। अरे भाई तुम्हारी नापाकियां तो दुनिया भर में मशहूर हैं। लंदन से, न्यूयॉर्क से, 9/11 से खालिद शेख मोहम्मद, 26/11 बंबई में, हर जगह तुम्हारा छापा है कि तुम नापाक हो, नालायक हो, और कह रहे नहीं हम पाकिस्तानी हैं। कोई और बात करें सर। बांग्लादेश की करें। कभी गए हैं आप वहां? नहीं, मैं नहीं गया। अरे जाके देख के आए, एक दफा याद तो करें। मेरी तो पहले ख्वाहिश है कि एक बार इंडिया का ही चक्कर लग जाए। अच्छा चले वहां इंडिया। आप देखेंगे कि बांग्लादेश इज प्रोग्रेसिंग फास्टर देन इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, एनी कंट्री इन द रीजन। और क्यों? दे डील with all problems in their mother tongue. Their women work, there is no sharmindagi.
अब उसमें पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है उनके साथ, उनके यहाँ एंटी हिंदू फीलिंग और ये सब सब आ रही है, वो तो दुनिया में हर जगह आ रही है। बट कंसिडरिंग दैट इट इज द ओनली मुस्लिम कंट्री जिसका कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है सेक्युलरिज्म। तो हो आइए ढाका, फिर वापसी में दिल्ली भी एक ट्रिप कर लेंगे। आप तो गए हैं ना ढाका? मैं तो खुद मुक्ति वाहिनी में था, मैं कैसे नहीं जाऊंगा। हमने पाकिस्तान की 16 तारीख को सरेंडर हुआ है ना, 14 तारीख को यूनिवर्सिटी के अंदर जुलूस था हमारा। हालांकि आई वाज वर्किंग इन द कराची सन मुक्ति वाहिनी के लिए। उसके बाद भी 1 साल तक बंगाली हमारे साथ थे, रहते थे कराची में, लाहौर में, हर जगह। इट वाज अ वेरी ट्रेजिक feeling for many of us who had friends in the मुक्ति वाहिनी, जो बिछड़ गए हमेशा के लिए। तारिक भाई, बलूचिस्तान में जैसे आप देख रहे हैं कि एक ह्यूमन राइट्स की बहुत ही गंदी सिचुएशन है वहां पे, सिविल राइट्स हैं ही नहीं, इसलिए एक आजादी की मूवमेंट है। जबकि हिंदुस्तान में सिखों को खुली आजादी है, उनकी कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं हो रहा। फिर ये खालिस्तान क्या है? फिर ये खालिस्तान कनाडा में प्राइम मिनिस्टर बात करता है, तो यहाँ पे लेबर पार्टी इंग्लैंड की, जबकि बलूचिस्तान का जिक्र तक नहीं हो रहा किसी पार्लियामेंट में कुछ, जहां पे जेन्युइन एक मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो क्या है ये खालिस्तान? आप इतना क्रेडिट तो देंगे ना इंटरनेशनल सिख मूवमेंट को कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलके आईएसआई का खालिस्तानी पूरी मूवमेंट चलाई है। कनाडा में ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी खालिस्तान का, डिफेंस मिनिस्टर भी प्रो खालिस्तान है। आपके वो जो सिख्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने खत लिखा है चाइना के प्रेसिडेंट को कि आप यूनाइटेड नेशन में जाके इंडिया की ऐसी तैसी करें। तो ये जब एक कम्युनिटी कुछ चाहती है और कहीं से मदद मिलती तो कुछ एक कर रही है। बलोचों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अब तक ये किसी तंजीम के अंदर एक साथ नहीं हो सके। जो एक जमाने में नेशनल अवामी पार्टी थी कि अताउल्लाह मेंगल भी थे, मीर साहब भी थे, आपके गुलखान नसीर थे, बड़े बड़े छोटे लीडर हर जगह, दे वर इन वन पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी, जो 1972 से 74 की, जो इंदिरा गांधी ने फौजियों को भेजा था पाकिस्तान, उनसे लड़ती रही वो। लेकिन आप देखिए अब को मुनज़्ज़म पॉलिटिकल तंजीम सरदार अख्तर मेंगल के अलावा जो पीडीएम में बोलते हैं, बड़े सुलझीव अंदाज से बोलते हैं, बाकी नहीं है। अभी अमेरिका में बलोच कांग्रेस बनाई है अपने, वो डॉक्टर साहब जो थे, मैं नाम स्लिप माइंड कर रहा हूँ, they are organizing, but you need to destroy your ego to develop a political party, और वो नहीं हो पा रहा है। और वो मैं कई दफा सोचता हूँ कि 1960s के अंदर जो मुनज़्ज़म तहरीक थी बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें मीर साहब के बेटे थे बीजन, ये मंजूर गिचकी, ये सब लोग थे, हम साथ में थे। इट बिकेम प्रोविंस वाइज। उस वक्त तो प्रोविंस भी नहीं था, उस वक्त तो हमारा डिमांड होता था 1 यूनिट तोड़ दो, क्योंकि इन्होंने बलूचिस्तान डिसॉल्व करके उसका कैपिटल लाहौर अपॉइंट कर दिया था। तो कराची की दीवारों पे लिखा होता था 1 यूनिट तोड़ दो। और दिस वाज द फर्स्ट एजुकेशन कि वी हैड टू आस्क के अपने फादर से कि 1 यूनिट क्या होता है। अखबार तो दे वर कंप्लीटली अंडर सेंसरशिप, but you could do read this because people were active. अब I find this as a big gap in the Baloch movement. बहुत ज्यादा ईगो है, बहुत कम ग्राउंड पे ऑर्गेनाइजेशन है, और जहाँ है भी वहाँ आपस में यूनिटी नहीं है। तो वो ज्यादा खौफ की बात नहीं है, वो तो थ्रू सर्कमस्टांसेस यू डू कम टुगेदर। ये एक सियासी अमल है, डिवीजन तो हर जगह होता है, इसमें घबराने की बात नहीं। लेकिन एक डिमांड नहीं है कि हम चाहते क्या हैं। अख्तर
मेंगल का था 6 पॉइंट्स, उसी पे हो जाते, या डॉक्टर अपने जो हैं पहाड़ों में लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं आज़ाद बलूचिस्तान, मेहरान मरी का भी यही है कि इंडिपेंडेंट कंट्री पाकिस्तान, डेफिनेटली इट इज एन ऑक्यूपाइड कंट्री, बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क था, इसकी एम्बेसी थी कराची में, लेकिन अब पाकिस्तान में किसको पता है। तो आज़ादी मांगना और उसको लेके जाना कहीं और, इट इज इसेंशियल, इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड नो रिवॉर्ड्स। जिस दिन ये समझ में आ जाएगी, तो जैसे गांधी जी का डंडी मार्च था वैसे हम भी कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन ईगो खाना सबसे पहले बड़ी बात है, और बिगर पिक्चर को देखना कि सियासी मूवमेंट बननी पड़ेगी और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करके बात तो करें ना आपस में, भाई भाई तो कर लें, दूसरों की बात तो नहीं कह रहा। So I'm inclined positively that there will be some development, but if it doesn't happen, then too it is not something to be worried about, because history will uh, go through the laws of science as it goes everywhere else, and artificial countries never exist. ना एरिट्रिया इथियोपिया के पास रह सका हमेशा के लिए, और ना बलूचिस्तान रह सकता पाकिस्तान के जकड़े के अंदर। One day these countries, whether it's East Timor, whether it is Kosovo, whether it is जहां जहां पे देखिए, they will become independent. खालिस्तान? नहीं, खालिस्तान तो आर्टिफिशियल है, खालिस्तान तो 25 है, खालिस का मतलब पाक, तो पाकिस्तान तो कुछ 24-25 बने हुए ना दुनिया में, पाक बिल्कुल एकदम जो बनाई, जिसकी बुनियाद ही चोरी में है, कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि हम बांग्लादेश बनाएंगे अपने बॉर्डर पे। तो ये तो भुट्टो साहब की इजाद है और आईएसआई बना रही कब से, तो जाने दें, ये जिनकी जब नीयतें ही ठीक ना हो तो तारीखी तौर पे हिचकी आ सकती है। पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान के बाजू कट गए, तो किस बात का रोना है, सब ठीक हो जाएगा एक दिन, आप देखिएगा। कलकत्ता के अंदर कितने हजार आदमी मारे थे जिन्ना साहब ने, अब सोचिए कि कलकत्ता में कोई मॉन्यूमेंट नहीं है फॉर दोज पीपल हु डाइड, आप हैरान होंगे। पीपल डोंट वांट टू सी, दे डोंट वांट टू हियर द ट्रेजेडीज, ये होया ही नहीं कभी। The trigger point of Pakistan was the massacre on the streets of Calcutta on August 17th, 1946. 16th and 17th. And there is no reference to it in Calcutta. आप पूरा शहर घूमते घूमते थक जाएंगे, आप कहेंगे कोई मेमोरियल है, कोई कुछ है, जैसे बॉम्बे में नहीं मिलेगा आपको कुछ वो 26/11 का। तो यू कैन नॉट हाइड, जिस दिन इंडिया बगैर गिल्ट के अपने आप को कहेगा कि हम हिंदुस्तान हैं, हम दुनिया की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वी हैव गॉट नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, ना हम कोई हमें सिखा सकता, हम सिखाएंगे बाकी दुनिया को, उस दिन वो आजाद होगा ज़हनी तौर पे। लेकिन जब तक लोग इंडियंस जाके न्यूयॉर्क टाइम में लिखेंगे कि कितना बुरा मुल्क है, उसका इलाज तो हमारे पास नहीं है ना। तारिक भाई, एक साहब थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने नहीं थे वैसे हिंदुस्तान का इन्होंने बंटवारा करवाया। अब लोग कहते हैं एक और जिन्ना है अवैसी, अभी बिहार के इलेक्शन में उसने सीटें जीती, मतलब एक वो अलग मुस्लिम मूवमेंट और मुसलमानों को यूनाइट कर रहा है। हाँ, कर लेने दे, मुसलमान कब से यूनाइट हो रहे हैं, इमाम हुसैन की भी यही ख्वाहिश थी कि मुसलमान यूनाइट हो जाए, ये यूनाइट होने वाले लोग नहीं है, ये इनके पैगंबर जब गुजर चुके थे तो ये उस वक्त लड़ रहे थे कि कुरैश जो हैं वो हमेशा खलीफा बनेंगे और अंसार उनके नौकर होंगे, और जब खत्म हो गया तो पहली जंग इस्लाम की, आपको पता है, वाज द वॉर ऑफ अपोस्टेसी, इसको पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, आधे से ज्यादा सहाबियों को कह दिया गया कि ये काफिर हैं, उन्हें मार दिया गया। जंग जमल? नहीं सर, ये तो आप आगे चले गए, ये हजरत अबू बकर के जमाने में पहली इस्लाम की जंग जो थी
that was against kufr, against apostasy. हाँ। उसका खालिद बहुत, वलीद के कया हाँ, होगा। वो उन्होंने जाके अच्छा, हजरत अली ने कंप्लेंट भी किया कि ये खालिद बिन वलीद को रोको, ये सहाबियों के सर काट के उनके सिरियों के अंदर खाना खा रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग, ये सब यहाँ पड़ा हुआ है मेरे पास, आपका पीछे भी देख लीजिएगा। बहुत सारी हिस्ट्री मैंने नहीं लिखी, ये मुसलमानों की है। तो हमने जब वहां नहीं छोड़ा, 18 घंटे रही प्रॉफिट की बॉडी मई के महीने में मदीना में, दफनाने वाले नहीं थे, घर में ही दफनाए गए। बात नहीं कर सकते आप किसी से, आप पे कुफर का और गला काटने का इल्जाम लग जाएगा। और ये जो कुछ लिखा है, ये जो रट रट के पढ़ते हैं, आप दिखाते रह जाइए, वो कहेंगे नो, उनको नीयत पे शक हो जाता है, ये तो पुराना काफिर है, इसको तो मारना ही चाहिए। कितने मारेंगे ये लोग? जिन लोगों ने इमाम हुसैन की औलादों को पनाह दी सिंध में, उनके वो इनका दुश्मन है, और जो मारने आया उन्हें, वो इनका हीरो है। तो कहाँ सिंध और कहाँ क्या, किसी को कुछ पता ही नहीं है सर। को बैठ, क्योंकि सिंध की तारीख पढ़ने से कोई आपको नौकरी तो नहीं मिलेगी ना। आपके दिल में कुछ दर्द होगा तो आप पढ़ेंगे ना, और शायद रिटायर होने के बाद टाइम भी होता है तो उतना पढ़ लेते हैं। लेकिन दिस इज द फर्स्ट थिंग आई रेड इन इस्लामिक हिस्ट्री, और मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि ये क्या, ये जो लिखी हुई किताबें हैं, ये मेरे नसीब में थी या बाकी किसी ने पढ़ा ही नहीं पढ़ा। I found out, Arif bhai, that I don't know anyone who has read these books. How is it possible? जिस मजहब का पहला वर्ड है इज अ वर्ब, इकरा, पढ़ो, वो कह रहे हम पढ़ने वढ़ने में हमारा काम नहीं है। हमसे स्मगलिंग करा दो, टैक्स की चोरी करा लो, पैसा छुपा लो, कोई बुरा काम करा लो, ये पढ़ने वढ़ने की बात हमसे नहीं करो, ये बड़ा मुश्किल होता है, चश्मे भी ठीक नहीं हमारे। How is that possible कि Muslims have no access to read about what happened? It is quite shocking. मैं कहता हूँ तो वो झगड़े पे आ जाते हैं, फिर दिखाना पड़ता है किताब, तो फिर कहते हैं अच्छा ये ठहर जाए, कंसल्ट करेंगे। भाई कंसल्ट किससे करोगे? जिससे करोगे उसने भी नहीं पढ़ी हुई। तो अवैसी का आप कोई खतरा नहीं देखते कि हिंदुस्तान के लिए खतरा है? और जूते पड़ेंगे। ये ओवैसी की पार्टी तो वही है ना जो कह रही थी पाकिस्तान ज्वाइन करो। हाँ। हैदराबाद का मीर लायक का इन्होंने फंडिंग की पाकिस्तान गवर्नमेंट की, फिर इनके फॉरेन मिनिस्टर को भेजा गया अमेरिका भीख मांगने के लिए। $50,000 जिन्होंने मांगे, उन्होंने $5,000 का चेक देके भेजा, या 5 मिलियन मांगे और 50,000 का चेक मिलके वापस भेजा। They were working against India after August 14, 1947. एंड जिन्ना साहब को नहीं चाहिए था कश्मीर, वो कह रहे थे हैदराबाद चाहिए। These people are fundamentally hate-filled against India. ये दुनिया किसी इस्लामी मुल्क के अंदर ये बातें नहीं कर सकते जो यहाँ करते हैं कि किसके बाप का है और वो किसके बाप का है। वो किसी ने सही कहा था, बाप का तो हमें तय कर लिया कौन है, बाकी बताओ। सो ही इज प्लेइंग हिज गेम। बंगाल में भी वो कर रहा है ताकि जगह जगह 5-6 सीटें, एंड ही माइट सक्सीड। इट्स नॉट अ बिग डील। कई आए ऐसे, कई चले गए सर। तारिक भाई, तस्लीमा नसरीन बांग्लादेशी मुसन्निफा हैं, आप भी मिले हैं, मैं भी मिला हूँ। जैसे हम बात करते हैं कि इस्लाम को रिफॉर्म्स की जरूरत है, दुबई रिफॉर्म कर रहा है, अलाउ कर रहा है, वो नहीं इस पे बिलीव करती ना। वो कहती हैं कुरान ही गलत है और कुरान ही सारा कुछ वो है। तो आप समझते हैं रिफॉर्म्स पॉसिबल हैं इस्लाम में? वो कहती है हमने कभी नहीं कहा रिफॉर्म। हमारा सीधा स्टेटमेंट है कि धर्म का सियासत से अमल ही नहीं हो सकता। आपने जो बिलीव करना आप करें भाई। आप बिलीव करते हैं अल्लाह ताला है नहीं, तो आप
जाएं, एथियस्ट बन जाएं। लेकिन जो मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्री है, कंट्री का कंसेप्ट ही नहीं है सर। 18वीं सेंचुरी से पहले तो कोई कंट्री नहीं होती थी। जो दादागिर होता था वही बादशाह होता था, वही फिर आगे का वो अच्छा हो जाए तो ठीक है, बुरा निकले तो मारे गए। तो इश्यू ये नहीं है कि इस्लाम क्या है, इसमें बेतहाशा हमारे दोस्त जो हैं एक्स मुस्लिम बन के एकदम दहरिया बन के इतना खुशी से नाच रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? जो यकीन करता है अल्लाह में उसको यकीन करने दो ना, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? क्यों किसी के नमाज रोजा इससे रोकने से क्या फायदा आपको? आप सीधी बात बोलें कि ये घर की आपकी चीज है, आपका कंपस है, मॉरल कंपस है, अल्लाह ताला ने आप समझते हैं कि ये रास्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो चेंज करना आप चेंज कर लीजिए, आप बुद्ध बन जाइए, जो करना आपने करना। लेकिन ये नहीं होगा कि आप कहें कि इस धर्म का फलाना लॉ जो है वो चेंज नहीं हो सकता। लॉज का इशू नहीं है, लॉज के चेंज होना इज द इशू। जब आप ये कहते हैं सच एंड सच लॉ कैन नॉट बी चेंज्ड, दैट मीन्स इट्स नॉट अ लॉ, इट्स एन इडिक्ट। लॉ का मतलब ये है कि हर जनरेशन उस लॉ को चेंज कर सकती है, तभी अमेंडमेंट होता है। पार्लियामेंट्री लॉ में आप भी पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, हर रूल की अमेंडमेंट हो सकती है, वो आगे कैसे डिपेंड सब होता है। उसमें एक्सेप्टेंस होती है कि लॉ में फॉल्ट है फॉर द फ्यूचर जनरेशन, सो यू कैन अमेंड अ सर्टेन लॉ ऑफ सिटीजनशिप और लॉ ऑफ माइनिंग और या लॉ ऑफ स्पेस रिसर्च, जो भी करना है। लेकिन आप पे आपको तकलीफ ये नहीं होनी चाहिए कि दूसरे का धर्म क्या है। कोई ज़ोरास्ट्रियनिज्म में बिलीव करते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, आप नास्तिक हैं, यू आर एन एथियस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, आप करिए आपने जो करना है। लेकिन आपकी अम्मा जो बिलीव करती हैं, जो आपके अब्बा बिलीव करते हैं इस्लाम में, उनका तो नहीं दिल दुखाइए ना कि नहीं हम नहीं करने देंगे ये। दैट इज नॉट अ प्रोडक्टिव वे। ये साइड में रखिए। इस बेस में हम कहाँ पढ़े हुए हैं कि इस्लाम के अंदर क्या सही है गलत है? रिफॉर्म मुसलमानों को करना है, रिफॉर्म इस्लाम को नहीं हमने करना। इस्लाम इज देयर for all of us to read, and what we find applicable we apply, what is inapplicable does not work. इस्लाम में इजाजत है लौंडिया रखने की, किसके पास है आज लौंडिया? इस्लाम में 4 बीवियों का है। मुझे आप बताइए कौन सा आपका दोस्त है जिसने 4 बीवियां की हुई? नोबडी, आई डोंट नो एनीवन। लेकिन आपके फादर की जनरेशन में आप चले जाइए, दादा की आपको मिलेगी हर एक की 2-3 बीवियां। So we evolved in a climate where what is our understanding? उसको लाठी चार्ज करना उसमें कि इसमें लिखा हुआ यूं पिटाई होगी, यूं गला कटेगा, ये करेगा, तो ये इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। दुनिया में मजाक उड़ रहा आपका। लोग देख के कहते हैं पता नहीं अजीब लोग हैं, गर्दन काट देते हैं कि वो टीचर ने कार्टून दिखा दिया। 70 आदमी मोजाम्बिक में मार दिए, फुटबॉल स्टेडियम में गले काट के रख दिए। कोई हद होती है। ये कैसा अल्लाह मियाँ है जो ऊपर बैठो देख रहे हैं गर्दनें काट रहे हैं हम बच्चों के? यमन में कब से सिविल वॉर चल रही है, भूखे प्यासे बच्चे मुसलमानों के, कोई आता है मदद करने? मारने आ रहे हैं। मारने आ रहे हैं, कोई और नहीं आता। इंडिया की नर्सेज निकली आ रहे हैं, खत्म। पाकिस्तानी और सऊदी। हाँ, वो जा रहे हैं वहां जिहाद लड़ने, शियाओं को मार दो वहां। इट्स रिमार्केबल। तारिक भाई, आखिरी सवाल है। हाँ हाँ, कर दें इससे पहले कि मुझ पे 1-2 और फतवे लग जाए। आप पे तो फतवों की पूरी किताब लगी हुई है। बेचारों को हर एडिशन चेंज करना पड़ता है, डोंट वरी। तारिक भाई, इजराइल जी, आस्ते आस्ते मुसलमान उसको कबूल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इतना यहूदी दुश्मनी चूरन बेचा है, इतना बेचा है कि अब वो कैसे ये हलक से उतारेंगे? क्या कबूल कर लेगा और कैसे करेगा? क्या मुल्ला छोड़ देंगे? ये बड़े बेगैरत लोग हैं सर। इनको 2 आने की चाय की पत्ती 1 प्याली मिल जाएगी, इनको 2-3 बिलियन पैसे मिलेंगे, ये चुप कर जाएंगे। ये तो 16 दिसंबर को शब बारात मनाते हैं।
या आप लोगों की बात करें, इनकी पीठ के अंदर स्पाइन नहीं है। ये कल बिक रहे थे अरबों से, आज बिक रहे चीनियों से। ये इजराइल में, अरे वो एक टन चावल भेज देगा तो ये मर बिटेंगे और कहेंगे यहूदी तो भाई होता है ना, यहूदी अहले किताब होता है, ये सब। इट इज a nation of people who cannot even name their children after the land that they were born on. कभी कुछ तुर्क आपको नहीं मिलेगा जिसका बच्चे का नाम तुर्क ना हो। पाकिस्तान में आपको कोई बच्चा नहीं मिलेगा जिसका नाम हिंदुस्तानी हो। तो वी आर फॉर सेल। ये 1947 में दो मुल्क पार्टीशन हुआ, ब्रिटिश इंडिया का, ब्रिटिश पैलेस्टाइन का। ब्रिटिश इंडिया का यूएन में नहीं गया, वहीं 1-2 मिलियन मर गए 100 स्क्वायर किलोमीटर में। और हर अरब मुल्क ने इस्लामी मुल्क को रिकॉग्नाइज कर लिया। नवंबर 1947 में ब्रिटिश पैलेस्टाइन का पार्टीशन होता है और वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू होता है, यानी कानूनी तौर पे। और पार्टीशन में अरब स्टेट और जूइश स्टेट, और अरब स्टेट जो है वो आज के वेस्ट बैंक से कम 50% बड़ा, जिसमें जेरूसलम इंटरनेशनल सिटी, जिसपे यहूदियों का, मुसलमानों का कंट्रोल नहीं होगा, यूएन का होगा। इजराइल ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो अरब स्टेट्स, मुस्लिम स्टेट, जिन्होंने 2 महीने पहले पाकिस्तान को इंडिया के बाजू काट के बनाने वाले हिस्से पे कहा था यस, उन्होंने कहा नो, और हमला कर दिया इजराइल पे 14 मुल्कों ने। इतनी धुनाई हुई कि जो बचा कुचा जेरूसलम था वो आधा चला गया इजराइल के हाथ में, बाकी जॉर्डन के पास आया। और जॉर्डन ने 1948 से लेके 1967 तक अपना कैपिटल नहीं बनाया जेरूसलम में। ये नहीं कि जेरूसलम पे कब्जा उनका हमेशा, जॉर्डन वाज गवर्निंग द वेस्टर्न वॉल। पहला यहूदी जो टेम्पल माउंट पे आया है दुआ पढ़ने, वो 1967 की वॉर में आया है। 48 से 1967 तक ये अरबों के हाथ में था, गाजा स्ट्रिप, ये पूरा एरिया। इन्होंने नाम फलस्तीन का नहीं लिया उस वक्त। फिर एक और मैं कॉन्ट्रडिक्शन आपको बताऊं, हम चीख रहे हैं कि इजराइल ने कब्जा किया है अरबों की जमीन पे, और वो जो किस्सा है कि हजरत उमर ऊंट के ऊपर बैठ के जा रहे थे, तो वो कौन किस पे कब्जा करने जा रहा था? अरब जा रहा था ना यहूदियों की जमीन पे कब्जा करने। तो कभी तो शर्म आ जानी चाहिए हमें कि सच को देखे बोले ये तो हमने लिखा है, ये तो हम कह रहे हैं कि हजरत उमर जा रहे थे और जो उनका नौकर था वो ऊंटनी के ऊपर बैठा था, खुद निकले थे। इसके बाद भूल जाते हैं कि हुआ क्या। अरे भाई, तुमने जाके मस्जिद अक्सा बनाई यहूदियों के टेंपल के ऊपर, किससे इजाजत ली तुमने वहां? और कह रहे हैं कि वहां क्योंकि मस्जिद अक्सा यानी वो जो रसूलुल्लाह की आसमान की तरफ जो घोड़े पे बैठ के गए थे, वहां से गए थे। अरे भाई, नाम तो नहीं था उस वक्त, एक और मस्जिद भी थी वहां से, वो थी मलाबार कोस्ट पे, चेरामान मॉस्क। तो वहां क्यों नहीं जाते आप कब्जा करने? खुद ही कह दिया कि ये वो मस्जिद है जहां से गए थे, जबकि कुरान में या हदीस में जिक्र है सिर्फ दूर की मस्जिद। द वर्ड इज नॉट देयर। आपको क्या पता वो दूर की मस्जिद कहां थी? क्यों नहीं कहते कि मलाबार में थी? हाँ, काले लोग रहते हैं ना केरला के, तो गोरे लोग चाहिए बिल्कुल फलस्तीन के। सो वी आर अनएबल टू डिस्कस एनीथिंग इन विच 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू कैन कम फॉरवर्ड, कि हम बात करें भाई ये चक्कर है क्या, लेट्स डिस्कस इट। व्हाई वाज हजरत उमर गोइंग ऑन अ कैमल? अकेले जा रहे थे। अरे क्यों जा रहे थे भाई? He was a very smart man. Why would he go alone? फौज के साथ गए होंगे ना? नहीं साहब, वो तो अकेले जा रहे थे। अब अरे भैया,
ऐसे थोड़ी को अकेले जाता है डेजर्ट के अंदर। एंड व्हाई वुड खलीफा ऑफ इस्लाम, द पावरफुल फिगर, यानी उस वक्त तक मदीना में स्टेट सॉलिड बन चुका था, वो चले गए अकेले? कोई आपके पास एविडेंस है कि वो गए थे? नहीं थे? कहीं लिखा है, कुछ पढ़ा है, कुछ लिखा है? नो। तो जब आपने दो तीन चीजें तय कर दी कि आपने कब्जा जाके किया, दूसरी चीज वोट के हिसाब से जेरूसलम यहूदियों को नहीं मिला, यूएन को मिला, जहां आपके थे 100 वोट और यहूदियों का 1 वोट था। आपने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया जब ब्रिटेन की पार्टीशन इंडिया होगी, लेकिन जब ब्रिटिश पैलेस्टाइन की पार्टीशन हुआ, आपने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल? आप क्यों 22 अरब मुल्क हैं? आप क्यों नहीं 1 अरब मुल्क हैं? जॉर्डन और सीरिया में क्या फर्क है? अंग्रेज ने बनाया इसलिए। अरे नजद ने कब्जा कर लिया हिजाज पे, तो वहां जो वो बेचारा लॉरेंस आया हुआ था तुर्कों को तबाह करने के लिए, और अरब मिल गए सारे उसके साथ, तो इसकी तो बात करे ना कि खिलाफत के उस्मानिया खिलाफत के अगेंस्ट फौज खड़ी कर रहा है अंग्रेज, और सारे अरब घुस गए उसमें। और जेरूसलम किसने आजाद किया? माशाअल्लाह हमारे पंजाबी मार्शल रेस ने। नोबडी नोज, नोबडी केयर्स कि क्या हुआ। बोला वो इंडिया की फौज जो थी, अरे कौन थे भाई? मोहम्मद शरीफ की कब्र क्यों है वहां? गैलिपली के अंदर आप जाके देखिए, जब तुर्की पे हमला हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो वहां कब्रिस्तान जो है न्यूजीलैंड और ये ऑस्ट्रेलिया के फाइटर्स में, कोनों में मुसलमानों की कब्रें हैं जिनका रुख अलग है, क्योंकि वो मुसलमान थे। और ये अंग्रेजों की शराफत देखिए कि उन्होंने रुख मक्के मदीने की तरफ किया। वहां यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तानी, पंजाबी, इंडियन ओरिजिन हु आर बरीड ओवर देयर। हम जा रहे हैं तुर्क की ऐसी तैसी करने, हमला करके जेरूसलम को खिलाफत से हटा के अंग्रेज के हाथ में दे रहे हैं। सीरिया, बिलाद शाम, उसको एक हिजाज के प्रिंस के हवाले दे, बोले तू बोलना नहीं आगे से कुछ, चुप करके बैठे रहिए। एक इराक में दे दिया बादशाह का बेटा। तो वी हैव डन सच डैमेज एंड देन वी सिट बैक एंड से हमारे साथ ज्यादती हुई। किसी एक मुगल ने हज नहीं किया है सर, किसी एक सुल्तान ने हज नहीं किया, जाने दें, मिट्टी डालें। अब आप ये चलाएंगे, आप पे भी लगेगा फतवा, मुझ पे भी लगेगा। लेकिन तारिक भाई आपने कोई बात झूठी तो की नहीं, सब मेरे पास हर चीज, यहाँ मेरे घर आ जाइए, मेरे पास ये 8,000 किताबें पढ़ी हुई हैं, जिनमें 90% इस्लाम की हिस्ट्री पे हैं, दोनों साइड की हैं, शियाओं की हैं, सुन्नियों की हैं, अंग्रेजों की हैं, कि ये फिनोमेना है क्या। जो जिस चीज पे मुसलमान को प्राइड होनी चाहिए कि एक आदमी evolves from a desert, and in 100 years what he says is spread from Spain to China. Oh, तो क्या कहा, जो छोड़ो यार, वो क्या कहा उनको जाने दो, हम क्या कह रहे हैं ये सुन लो। We don't pay attention to the आऊंगा, मैं आऊंगा, मुझे वापस आपके वाइफ की टपाल चाय पीनी है। प्लीज आके पीजिए। बड़ी इज्जत अफजाई की थी। यही घर है ना? हाँ हाँ, यही। मैं आया था चाय अच्छा, ओ यस यस यस, ऑफ कोर्स। आया था मुमताज भाई के साथ जी। घर पे, और चलिए एक चक्कर और लगाइए। और उनकी तो खानदानी चाय है ना, टपाल चाय। चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच तारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत सीखते हैं। आज मैंने यकीन माने कई नई चीजें सीखी हैं। अरे पता चला कि यरूशलेम पंजाबियों ने अंग्रेजों को कब्जा करके दिया था। बताएं। हाँ, ऐसी बात नहीं है, हमारे काम बहुत हैं ऐसे। बहुत सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, खुदा हाफिज। चलिए, जय हिंद। जय हिंद। हाँ, ये नहीं भूलिएगा। नहीं, थैंक यू।